हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माहिसर के चैनल पर। इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और रोज़ की तरह ही एक और नया टॉपिक हमारे सामने है। आज हम 7th क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और 3rd यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो यूनिट है हमारी 3rd, वो है जेंडर। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें समझेंगे कि जेंडर है वो किस प्रकार से उसमें भेदभाव किया जाता है, उसमें आप किस प्रकार से लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होते हो, उनमें आपकी जो शारीरिक बनावट है उसके अलावा आप लोगों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो इस चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। यानी किस प्रकार से जब एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं तो बिल्कुल एक समान होते हैं दिखने में, लेकिन उनकी शारीरिक जो बनावट है उसके अलावा जो भी उनमें भिन्नताएं होती हैं वो भिन्नताएं या तो हमारे द्वारा या समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, या जो कंडीशंस हैं उनके द्वारा उनमें आती हैं। यानी शारीरिक बनावट जो है वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी जो लड़के और लड़कियों में काफ़ी जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके बोलचाल में, रहन सहन में, बातचीत करने में, नॉलेज में, सब में कुछ ना कुछ है वो फ़र्क होता है। तो इस चैप्टर में जो हम जिन टॉपिकों पर बात करेंगे वो टॉपिक जो है मैं आपको एक बार बता दूं। लड़का या लड़की होना किसको दर्शाता है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इसमें कि लड़का या लड़की होना है वो किस चीज़ को दर्शाता है। क्या लड़का होना गर्व की बात है या लड़की होना गर्व की बात है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में समाज हमें क्या सिखाता है, समाज जो है वो लड़कों को क्या सिखाता है और लड़कियों को क्या सिखाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों की परवरिश एक जैसी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या सभी जो समाज हैं उन सभी समाजों में लड़के और लड़कियों की परवरिश है वो क्या सभी जगह एक समान होती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाओं का उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हम उन्हें अलग अलग भूमिकाएं देते हैं लड़के और लड़कियों को, क्या उन भूमिकाओं का उनके भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। उनके कामों का कितना महत्व होता है, यानी जो लड़कियों के काम है या जो लड़कों के काम है या जो महिलाओं के काम है या पुरुष के काम है उनका कितना महत्व होता है अपने आप में, तो उस पर हम बात करेंगे। खेलकूद में भेदभाव कैसे होता है, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां, उनके जो खेलकूद हैं उनमें किस प्रकार से भेदभाव है वो देखने को मिलता है, इस पर हम बात करेंगे। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता है उसकी हम बात करेंगे। समानता की ओर जो कदम उठाए गए हैं उसकी हम बात करेंगे। और इसमें मैं आपको जो ये है कि क्या सभी जगह लड़के और लड़कियों की परवरिश है वो एक जैसी होती है, इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक तो है समोआ द्वीप का, समोआ द्वीप, इसका एग्जाम्पल है। एक है केरल का और एक मध्य प्रदेश का। ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये 3 एग्जाम्पल हैं वो हम समझेंगे कि यहाँ पे है वो लड़के और लड़कियों की परवरिश है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो इस एनसीईआरटी में एक की पॉइंट है वो है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। इसकी हम बात करते हैं कि समाज ने आखिर जो सामाजिकरण किया है उस सामाजिकरण की जो देन है वो देन तो क्या है और उस सामाजिकरण में भूमिकाएं हैं वो किसकी हैं, इस पर हम बात करते हैं। बाद में इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द है सामाजिकरण। ये जो सामाजिकरण शब्द है ये क्या क्या हमारे अंदर डेवलप करता है, तो ये हमें सिखाता है हम मूल्य,
व्यवहार, आचरण, निर्देश, नियम, मान्यताएं। यानी इस सामाजिकरण की जो देन है वो ये है, यानी ये जो चीज़ें हैं वो हमें समाज देता है। यानी हमें हम मूल्य, व्यवहार, आचरण, निर्देश, नियम, मान्यताएं, ये किसकी देन है? सामाजिकरण की। अब इसमें सामाजिकरण में भूमिका किसकी होती है? तो इसमें भूमिका जो है वो होती है परिवार की, मित्र समूह की, एक सबसे बड़ा फैक्टर है मीडिया और सोशल मीडिया इसकी, फिर विद्यालयों की, इसके बाद में जो शेष समाज आपका बचता है, शेष समाज की, इसके बाद में जो आपके उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान उनकी, और किताबें, यानी इनकी भूमिका रहती है। अब जो सामाजिकरण जो शब्द है उसकी देन क्या क्या है? तो सामाजिकरण हमें सिखाता है मूल्यों के बारे में, व्यवहार के बारे में कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण के बारे में कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, निर्देश कि जो भी समाज हमें निर्देश देगा उनका हमें पालन करना होगा, जो भी उसने नियम बनाएंगे उन नियमों पर चलना होगा, और जो भी समाज में मान्यताएं हैं उनको मानना होगा। ये सामाजिकरण की देन होती है, यानी समाज की ये देन होती है। समाज ये जो चीज़ें हैं वो हमें देता है। इसमें भूमिका किसकी होती है सामाजिकरण में? तो सामाजिकरण में जो भूमिकाएं होती हैं, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके परिवार की उसमें भूमिका होती है, और परिवार में सबसे पहले जो भूमिका होती है वो होती है माँ की, फिर उसके बाद में अन्य सदस्यों की। यानी जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसकी परवरिश में किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो उसकी माँ का होता है। यानी माँ है वो बचपन से ही उसके साथ रहती है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो माँ उसे सबसे पहले कुछ ना कुछ सिखाती है। यानी कहते हैं कि जो सबसे पहली गुरु होती है वो भी माँ ही होती है। और जिन बच्चों को जन्म के बाद माताएं अगर कम टाइम देती हैं तो उनकी बिगड़ने की जो संभावना है अन्य बच्चों की तुलना में वो उनकी ज़्यादा हो जाती है। यानी कई कारणों से माँ है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने कि जो शहर में माताएं हैं वो पैसे वाले होते हैं, शहर वाले लोग, और वो किसी न किसी को काम पर रख लेते हैं अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। अब जो शहर में बच्चा है उसको दो माओं का प्यार मिलता है, यानी एक तो जिसे उन्होंने काम पर रखा उसका प्यार उन्हें मिलता है, फिर वो जो उनकी रियल माँ है वो भी उन्हें टाइम देती है, चाहे थोड़ा ही देती है लेकिन वो भी देती है। लेकिन इस समस्या से जो उन्होंने उस लेडीज़ को काम पर रखा है उस लेडीज़ के भी बच्चे होंगे, और वो पैसे कमाने के लिए उनके बच्चे का ख्याल रखती है और अपने बच्चों को वो घर पे छोड़ देती है। तो इस दौरान जो उनके बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती है तो उनके बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो हैं उनकी बिगड़ने की संभावना है वो बढ़ जाती है। यानी वो अपने अंदर जो नकारात्मकता है वो ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। यानी माँ का टाइम देना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को, कि परिवार वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो बच्चे के साथ बिताएं। फिर अन्य सदस्य यानी परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसके बाद में मित्र समूह, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो बच्चा है उसका मित्र समूह कैसा है, यानी उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर उसके फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं तो उसकी नैतिकता है वो भी अच्छी होगी, यानी उसके जो आचरण हैं वो भी अच्छे होंगे। अगर उसका मित्र जो समूह है यानी फ्रेंड्स ग्रुप जो है वो
अच्छा नहीं है तो उसके जो आचरण डेवलप होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद में सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया। जैसे ही बच्चा 10-12 साल, और 10-12 साल क्या, आजकल तो आप देखते होंगे कि बच्चा 4-5 साल का जैसे ही होता है तो उसके पास जो सबसे बड़ा खिलौना जो होता है, यानी खिलौने तो साइड में ही होते हैं, आजकल बच्चे खेलते ही कहाँ खिलौने से, जो सबसे बड़ा खिलौना है वो तो मोबाइल ही हो गया आजकल बच्चों के लिए, यानी सोशल मीडिया। आजकल बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं वो इससे सीखते हैं, सोशल मीडिया से या मीडिया से, जिसमें आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन पे जो भी वो देखते हैं उसी को वो सत्य मानते हैं। इसके बाद में विद्यालय, यानी विद्यालय जो है वो भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे ही बच्चा है वो विद्यालय जाता है और जो भी टीचर है उनको पढ़ाते हैं, चाहे तो कोई मैम पढ़ाती हो चाहे कोई सर पढ़ाते हों, बच्चे को लगता है कि जो सारी सृष्टि का ज्ञान है वो इन्हीं को है, यानी इनसे ज़्यादा ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, यानी वो जो सिखाते हैं वही उसके अंदर डेवलप होता जाता है। और कहते हैं कि बचपन में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो उनके लिए एकदम पक्की धारणाएं हो जाती हैं। इसके बाद में शेष समाज, यानी इसके बाद में जो समाज बसता है, यानी आप स्कूल जा रहे हो, रास्ते में कहीं पे दो लोग मिल गए, कहीं चौराहे पे दो लोग मिल गए, उन्होंने उससे कुछ पूछा, उन्होंने उससे उसने कुछ जवाब दिया, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। उच्च शिक्षण संस्थान, यानी जैसे ही स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बच्चा कॉलेज में जाता है, अच्छा कॉलेज में उस पर तभी प्रभाव पड़ता है जब कॉलेज है वो अपने समाज से, यानी जिस समाज में वो रहा है उस समाज से हटकर है, यानी अगर वो किसी ग्रामीण इलाके का है तो वो अगर शहर में जाकर पढ़ता है कॉलेज में, तो उसके जो उसने पहले जो सीखा था और अब वहाँ जाकर जो वो अनुभव करेगा, उन दोनों के बीच काफ़ी फर्क महसूस होगा और वो अपने अंदर ही अंदर जो पहले उसने जो आचरण डेवलप किया था या जो व्यवहार डेवलप किया था उस व्यवहार के खिलाफ वो अंदर ही अंदर लड़ेगा अपने आप से ही, कि यार ये चीज़ें मैंने पहले सीख रखी थी, यहाँ पर तो ऐसा है, यहाँ पर तो ऐसा होता है, ये तो इस प्रकार है, मैंने तो ये सीखा था, यहाँ पर तो ये सिखाया जा रहा है। तो उच्च शिक्षण संस्थान का, अच्छा वहीं पे अगर उसी समाज से संबंधित कोई कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में किताबें, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल तो इतना महत्व इनका नहीं रहता क्योंकि बच्चे इनसे ज़्यादा जो टाइम है वो सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, लेकिन किताबें जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर सिखाने में किसी की भूमिका होती है तो वो इन्हीं की होती है, लेकिन इन पे आजकल बच्चे जो हैं वो टाइम बिताते नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम है वो व्यतीत करते हैं। अब ये जो हैं ये इसी सामाजिकरण की जो देन है और इनमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो इन्हीं लोगों की है, परिवार की है, मित्र समूह की है, मीडिया या सोशल मीडिया की है, विद्यालयों की है, जो समाज है उसकी है, यानी सोसाइटी की है। इसके बाद में उच्च शिक्षण संस्थान की है, यानी कॉलेज वगैरह की है। इसके बाद में जो किताबें हैं वो भी इसमें अपनी भूमिकाएं हैं वो निभाती है। अब इस सामाजिकरण के बाद जो हमारे क्वेश्चंस थे उन पे हम बात करते हैं, यानी इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि लड़का या लड़की होना क्या है। लड़का लड़का या लड़की होना क्या है। तो लड़का या लड़की होना एक विशिष्ट पहचान होती है, एक विशिष्ट पहचान होती है, यानी केवल आइडेंटिटी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या लड़का होना गर्व की बात है, तो आपको कहना है कि नहीं, लड़का होना केवल आपकी के एक विशिष्ट पहचान है कि आप बायोलॉजिकली लड़के हैं। यानी अगर जेंडर बेस पे आपसे कोई पूछ रहा है कि जेंडर बेस पे आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो आपको बताना है कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। ये एक विशिष्ट पहचान भर होती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये नहीं कि लड़का होना गर्व की बात है या लड़की होनी गर्व की बात है, ये केवल आपकी पहचान को दर्शाता है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था हमारा कि समाज हमें क्या सिखाता है। समाज हमें क्या सिखाता है।
समाज क्या सिखाता है, एक लड़के को क्या सिखाता है और एक लड़की को क्या सिखाता है? तो लड़के और लड़कियों को समाज, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार स्वीकार योग्य है या नहीं है? स्वीकार योग्य होना चाहिए। ये हमें समाज सिखाता है कि उनका जो व्यवहार है, यानी लड़के और लड़कियों का जो व्यवहार है वो स्वीकार योग्य होना चाहिए। यानी व्यवहार के बारे में हमें सिखाते हैं, समाज जो है वो व्यवहार के बारे में हमें सिखाता है। इसके अलावा हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, आचरण के बारे में हमें सिखाता है। हम किन चीज़ों को मानते हैं, यानी मान्यताएं डेवलप करता है। यह भी समाज ही हमें देता है कि आपको इन चीज़ों को मानना है और इन चीज़ों को नहीं मानना है। समाज ही हमें निर्देश देता है कि आपको इन निर्देशों पर चलना है। अगर आप इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आप समाज के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। समाज आपके लिए नियम बनाता है। यानी समाज जो है वो हमें व्यवहार सिखाता है, आचरण सिखाता है, मान्यताएं देता है, निर्देश देता है और हमारे लिए नियम बनाता है। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें समाज से ही सीखने को मिलती है। ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको सामाजिकरण में भी बताया था कि समाज जो है, सामाजिकरण जो है उसकी देन क्या क्या है। तो सामाजिकरण की काफ़ी सारी देन यही थी। इसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन था, क्या सभी जगह एक जैसी परवरिश होती है? क्या सभी जगह एक जैसी जो परवरिश है वो होती है? तो इसके लिए जो मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक तो हम लेते हैं समूह द्वीप का एग्जाम्पल। एक हम लेंगे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, और एक केरल। एनसीईआरटी ने 2 दे रखे हैं, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो समूह द्वीप में क्या है कि ये बात है 1920 की। 1920 में वहां पर एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये पाया गया कि समूह द्वीप में जो सबसे बड़ा काम जो होता है वहां का, वो होता है मछली पकड़ने का। या वहां जनजातियां जो हैं वो मछली पकड़ने का काम करती हैं। मछली पकड़ने का काम। और यहाँ पर जो लड़के या लड़कियां जन्म लेते हैं तो जैसे ही वो 1 साल के होते हैं, लड़का या लड़की जो है वो 1 साल की होती है, तो उनके जो माता पिता हैं वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं और उनकी देखभाल का जो जिम्मा है वो उनसे बड़े भाई बहन पर आ जाता है। यानी अगर 1 साल का लड़का या लड़की हो गया तो अगर कोई 5 साल का उससे बड़ा उसका भाई या बहन है तो वो उसकी देखभाल करेंगे, फिर उसकी माता जो है वो उसकी देखभाल नहीं करेंगी। यानी आपने कई बार देखा होगा कई पिक्चर्स में कि एक जो बच्चा है वो किसी दूसरे को अपने कंधे पे लदे हुए है, यानी उससे उसका वजन नहीं सहा जा रहा लेकिन फिर भी उसने उसे उठा रखा है गोद में।
तो समूह द्वीप में होता क्या है कि जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, उसकी माँ जो है वो उसकी देखभाल करना बंद कर देती है और उसकी देखभाल का जो जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो उससे बड़े भाई या बहन पर आ जाती है। और यहाँ पर जो लड़के 9 साल के होते हैं, यानी जैसे ही उनकी उम्र 9 साल की हो जाती है, तो 9 साल की जैसे ही उम्र होती है, ये लड़कों के लिए है। लड़के जैसे ही 9 साल के होते हैं तो वो भी बड़े लोगों के साथ मछली पकड़ने हैं वो चले जाते हैं। लेकिन यही जो काम है मछली पकड़ने का, वो लड़कियों के लिए 13 या 14 साल की उम्र के बाद होता है। यानी लड़के हैं वो 9 साल में ये काम करते हैं और लड़कियां हैं वो 13-14 साल की उम्र में हैं, वो ये काम करती हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति को देखकर ये लगता है कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो लड़कों लड़कियों की परवरिश हो रही है, यानी भेदभाव तो हो रहा है। लड़के जो हैं वो 9 साल में मछली पकड़ने जा रहे हैं, जिस काम को लड़के 9 साल में कर रहे हैं, लड़कियों को वो काम करने योग्य समझा जा रहा है कितनी साल में, 13 या 14 साल में। लेकिन फिर भी इनके काम में जो है वो इतना वो नहीं है, समानता नहीं है, यानी दोनों को बराबर जो है काम का मौका मिल रहा है। इसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 1960 का अध्ययन बताया गया है कि 1960 में यहाँ पर जो लड़के या लड़कियाँ स्कूल जाते थे, लड़के लड़कियाँ, ये कक्षा 6 तक यानी क्लास 6 तक तो ये साथ पढ़ते हैं, यानी दोनों कंबाइंड पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां क्लास 6 तक साथ पढ़ते हैं, यानी बहुत। लेकिन जैसे ही क्लास 6 पार करते हैं, ये 7 क्लास में जैसे ही जाते हैं तो इनके जो क्लासेस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी लड़के अलग और लड़कियां अलग। यानी लड़के जो हैं वो स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती है तो उन्हें जो वो जिस सड़क पर जाते हैं उस पर वो खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, साइकिलों पर स्टंट कर सकते हैं, यानी उन्हें कहीं भी आने जाने की जो छूट है वो मिलती है। लेकिन आमतौर पर जो लड़कियां हैं उन्हें ये छूट नहीं मिलती है, उनको केवल स्कूल और स्कूल से सीधा घर, यानी उनको ना तो वो कहीं खेल सकती हैं। अच्छा, इनका जो प्लेग्राउंड जो होता है, अब लड़कों का जो प्लेग्राउंड है वो स्कूल से लगा हुआ कोई खुला मैदान हो सकता है, कोई स्कूल के पास ही कोई खेत खाली है वो हो सकता है इनका ग्राउंड। लेकिन लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों का जो स्कूल होता है उसमें जो प्लेग्राउंड होता है वो उसी स्कूल के चारदीवारी के अंदर होता है, यानी इनकी जो सुरक्षा है उसका पूरा जो ख्याल है वो रखा जाता है कि आप इसी चारदीवारी के अंदर सुरक्षित हो, आप बाहर जाकर है वो नहीं खेल सकती। अमूमन ये चीज़ें कॉलेज में आपको देखने को मिलती हैं, यानी कॉलेजेस में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। यही अगर हम बात करें केरल की, तो केरल जो है यहां पर लड़कियों को शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई पे अत्यधिक ध्यान दिया जाता है ताकि वो शिक्षित हो सकें, अच्छी नौकरी कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। अब आप तीनों जगह देखो कि तीनों जगह जो है वो अलग अलग तरीके से जो है लड़के और लड़कियों की परवरिश है वो हो रही है। यहाँ पे अलग था सामूआ द्वीप में। अच्छा, सामूआ द्वीप है कहाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो प्रशांत महासागर है उसके दक्षिण में द्वीप है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में द्वीप है। मध्य प्रदेश में अलग स्थिति है और केरल में यहाँ पर अलग स्थिति है, यानी तीनों जगह का जो है परवरिश का तरीका है वो अलग अलग है। इसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन था,
अगला हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि लड़कों और लड़कियों को जो भूमिकाएं दी जाती है, जो भूमिका दी जाती है उनका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो लड़कों और लड़कियों की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो भी इन्हें अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं लड़के और लड़कियों को, इन अलग अलग भूमिकाओं से इनके करियर और भविष्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और ये भूमिका ही तय करती है कि वो आगे जाकर पुरुष का व स्त्री का रोल प्ले करेंगे। यानी ये जो भूमिकाएं उन्हें दी जाती है, अलग अलग भूमिकाएं, वही ये तय करती हैं कि उन्हें आगे जाकर पुरुष की भूमिका निभानी है या स्त्री की भूमिका निभानी है। यानी उनकी जो उनको भूमिकाएं मिलती है उनके करियर पर और उनके भविष्य पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। जैसे पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष हैं वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, यानी वो अच्छी नौकरी कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यही अगर हम महिलाओं की बात करें, लेकिन आज जो है वो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, तो आज तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है कि महिलाएं आज भी केवल घर का काम करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए और खाना बनाने के लिए केवल इन्हीं कामों में वो उलझ कर रह जाती हैं और अपने करियर पर है वो ध्यान नहीं लगा पाती हैं। इससे जो अगला क्वेश्चन हमारा था कि उनके कामों का महत्व, उनके कामों का महत्व क्या है। तो देखो, पुरुष जो है अमूमन हम देखते हैं कि पुरुष हैं वो बाहर कमाते हैं, यानी बाहर पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं। घर के जो ज़्यादातर फैसले हैं घर के जो निर्णय हैं वो भी ज़्यादातर पुरुष ही लेते हैं। और वहीं हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के कामों का इतना महत्व है वो उन्हें दिया नहीं जाता है। यानी ना तो उन्हें जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ उनके कामों का महत्व होता है, और अमूमन जो घर में महिलाएं काम करती है उनके कामों का तो महत्व ही नहीं है। जैसे अगर कोई घरेलू महिला है जो घर का काम कर रही है, उसके लिए सोचा जाता है कि घर के काम तो क्या काम होंगे, घर के काम तो हर कोई कर सकता है, ये तो महिला की प्रवृत्ति है कि उन्हें घर के काम करने चाहिए। लेकिन इसका महत्व हमें तब समझ में आता है जब आप शहर में रहते हो और वहाँ पर घर का काम करने के लिए किसी महिला को रखते हो और उसे फिर सैलरी देते हो, तब पता चलता है कि हमारे घर में जो हमारी मम्मी बहन या भाभी जो भी काम करती हैं उनका महत्व है वो क्या है। तो महिलाओं के कामों का, जैसे खाना पकाती हैं,
देखभाल, सफाई, ये जो सब काम है वो महिलाओं को करने होते हैं और इन कामों का उन्हें इतना महत्व है वो नहीं दिया जाता है। तो इनके कामों का जो महत्व है वो भी बदल जाता है। एक स्टडी में पाया गया था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम कर सकती हैं। महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम कर सकती हैं। आप नॉर्मली देखो कि जो महिला नौकरी करती है वो नौकरी करके भी नौकरी में जितना समय देती है प्लस फिर वो घर का काम करती है। और वहीं हम पुरुष की बात करें तो पुरुष केवल नौकरी करता है, वो घर के काम इतना नहीं करता। लेकिन क्या पुरुष घर का काम कर नहीं सकते हैं? क्या केवल घर का काम महिलाएं ही करती हैं? तो ये बात है कि पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं। ये केवल महिलाओं पर ही लागू नहीं होती है कि महिलाएं ही घर का काम करेंगी, पुरुष है वो घर का काम नहीं कर सकता। पुरुष भी घर का काम कर सकता है, महिलाएं भी नौकरी कर सकती हैं। इसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन था, इसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन था वो था खेल कूद में भेदभाव। अब देखो खेल कूद में भेदभाव कैसे होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जब बचपन में जैसे ही लड़का या लड़की जन्म लेते हैं तो दोनों एक जैसे खिलौने से खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बॉय होते हैं उनके खिलौनों में और जो गर्ल होती हैं उनके खिलौनों में अंतर होता है। बॉयज़ को हम खिलौना के रूप में देते हैं कार, बैट, बॉल। लेकिन वहीं अगर गर्ल की बात करें तो इन्हें दी जाती है गुड़िया। अब मैं अगर कहूँ कि क्रिकेट, तो जैसे ही मैंने क्रिकेट कहा, मैंने हॉकी कहा, फुटबॉल कहा, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये काम केवल पुरुष करते हैं। यानी क्रिकेट लड़के खेलते हैं ज़्यादातर हॉकी लड़के खेलते हैं, ज़्यादातर फुटबॉल लड़के खेलते हैं। यानी खेल कूद में जो है उसमें भी भेदभाव किया जाता है। लड़कियां जो हैं वो भी कम नहीं है खेल कूद में। आप क्रिकेट की अगर हम बात करें तो महिला टीम को हम इतना जानते नहीं हैं, लेकिन भारतीय कैप्टन मिताली राज, स्मृति मंधाना, अगर हम बात करें अभी जो शूटिंग में जिसने मेडल जीता था मनु भाकर, पीवी सिंधु, इनको हम भूल जाते हैं। केवल हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर खेलकूद की बात हो रही है तो केवल लड़के ही हैं वो खेलकूद में आगे हैं। लड़कियों को इतना अवसर मिलता नहीं है ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए। हमने उनको एक सीमित जगह में रखकर यानी उन्हें दबा रखा है एक तरीके से। अगर हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें तो वो भी जो है अपने क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था कि आर्थिक निर्भरता। तो आर्थिक जो निर्भरता है वो किस प्रकार से होती है। तो आर्थिक निर्भरता जो है, अगर महिलाएं केवल घर का काम करेंगी तो वो आर्थिक रूप से पुरुष पर डिपेंड हो जाती हैं। लेकिन अगर महिलाएं खुद नौकरी करें तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं। फिर यानी अगर वो नौकरी करेंगी तो वो भी आर्थिक रूप से हैं, वो संपन्न रहेंगी। अगर वो नौकरी नहीं करेंगी, केवल घर का काम ही करेंगी,
यानी घरेलू कामों में ही अगर वो लगी रहेंगी तो वो आर्थिक रूप से फिर पूरी तरह पुरुष पर निर्भर हो जाएंगी। लेकिन अगर वो वहीं नौकरी करती हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा था कि समानता की ओर कदम। तो समानता की ओर जो कदम है वो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं कि महिलाओं को भी समान अवसर दिए जाएं, समान शिक्षा दी जाए, उन्हें भी रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान मौके मिलें। तो सबसे पहले जो है वो है कि शिक्षा। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। यानी महिलाओं को शिक्षा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में उन्हें रोजगार के अवसर देना, यानी अगर उन्हें नौकरी करने में, नौकरी व व्यवसाय इनमें अगर समान अवसर मिले तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट है उसने कानून बना रखे हैं। गवर्नमेंट ने कानून बना रखे हैं ताकि महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव या हिंसा नहीं की जाए। और ये तो हमने पढ़ा था, जब हमने इक्वलिटी पढ़ा तो आपने देखा होगा आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, यानी वो भी भेदभाव को समाप्त करता है। हमने पढ़ा था आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 है वो भी लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसके बाद में हमने आर्टिकल 16 की बात की थी, तो आर्टिकल 16 है वो रोजगार के अवसर में समानता की बात करता है। यानी सरकार ने जो है वो कानून बना रखे हैं महिलाओं के लिए कि उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाए। सरकार ने काफ़ी योजनाएं भी चला रखी है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो भी गवर्नमेंट ने है वो महिलाओं के लिए चला रखी है। तो इस ये जो चैप्टर है वो हमें आखिरकार सिखाता क्या है? तो ये चैप्टर हमें 2-3 बातें हैं वो सिखाता है कि लड़के और लड़कियों के रूप में जो बड़ा होना है वो शारीरिक रूप से जो उनके बनावट है उसी से उसके सामाजिक मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। यानी उनके सामाजिक मूल्यों को जो है वो उनके साथ जोड़कर देखा जाता है। उनके बात करने का तरीका, उनके नॉलेज का तरीका, उनके चलने का, उनके रहन सहन का, सभी जो है वो उसी शारीरिक बनावट से है वो जोड़कर देखा जाता है। तो इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि लड़कियों को है वो शिक्षा में मौका देना चाहिए, यानी शिक्षा और नौकरी में समान अवसर मिले, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो है फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो हर क्षेत्र में अपना नाम कर सके। इसके बाद में जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जेंडर यूनिट में, वो हम पढ़ेंगे कि औरतों ने किस प्रकार से जो है वो इस वर्ल्ड में संघर्ष किया है, यानी औरतों ने किस प्रकार से दुनिया को है वो बदला है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। अगला जो चैप्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं वो दे सकते हैं। आपको इस चैप्टर में क्या और यानी जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या चीज़ें और हो सकती हैं, यानी क्या सुधार और कर सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हो। यानी जो भी आपका सुझाव है वो इसके बारे में आप दे सकते हो। आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल। धन्यवाद।